कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। अनुभव के इस कार्यक्रम की होस्ट मैं डॉक्टर रचना मिश्रा और मेरे साथ हैं प्रोफेसर वीना टंडन। वीना टंडन जी एक पैरासिटोलॉजिस्ट हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में जूलॉजी की पूर्व प्रोफेसर रही हैं। कई अवार्ड्स इनके नाम पे हैं। 2016 में पद्मश्री, विज्ञान रत्न और डिस्टिंग्विश्ड पैरासिटोलॉजिस्ट बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ पैरासिटोलॉजिस्ट 2018 में। तो उनके अवार्ड्स, उनके शैक्षणिक और अनुसंधानिक यात्रा के बारे में आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जीवन यात्रा आपकी कब और कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है और आभार कि इस माध्यम के जरिए आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी जीवन यात्रा का ये बड़े छोटे से शहर में शुरू हुई, काशीपुर, अब उत्तराखंड में है। वहाँ पर पली बढ़ी और इंटरमीडिएट तक एजुकेशन रही। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में जूलॉजी ऑनर्स से बीएससी ऑनर्स स्कूल, एमएससी ऑनर्स स्कूल और पीएचडी किया। करीब 10 वर्ष वहाँ बिताए और उसके बाद फिर एकेडमिक करियर शुरू हुआ। हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से जी एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बायोसाइंसेस। फिर 5-6 साल के दौरान जहाँ मैं एचपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई रही थी, बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन जाने का मौका मिला। 1 साल वहाँ बिताया एज पोस्ट डॉक और फिर लौट के 1980 ऑनवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग से ही जुड़ी रही करियर के समापन तक। तो डॉक्टर साहब, आपका ये जो रिसर्च वर्क है बेसिकली पैरासिटिक हेलमिंथीज पे है। जी, जब मैंने पीएचडी शुरू किया था तो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम थी स्टडी ऑफ a group of worm parasites which are found in reptiles, mostly classical identifying taxonomic work था। उसके दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने मेंटर्स और टीचर प्रोफेसर एन.के. गुप्ता से। और फिर जब शिलोंग आई तो वहाँ पर लगा कि पूरा रीजन अनएक्सप्लोर्ड था। तो उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए जितने भी ये वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें पैरासिटिक स्पेक्ट्रम देखने की शुरुआत की। और उसी दौरान ये एहसास हुआ कि उस रीजन में बहुत कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं ह्यूमन पॉपुलेशंस में। तो सारा सर्वे करते हुए राइट फ्रॉम फिशेस अप टू मैमल्स
कुछ ऐसे पैरासिटिक इन्फेक्शंस मिले जो कि एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस में भी बहुत कॉमन है। तो फिर रिसर्च फोकस उधर डाइवर्ट हो गया और इन अ वे बहुत सोशली रेलेवेंट भी रहा और एकेडमिक accomplishments के साथ साथ ये भी रहा कि I could identify some very common infections which are transmitted through food source. तो फूड सोर्स मेनली mainly animal based जो soil water बोर्न इन्फेक्शंस हैं उसके बारे में तो हम सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एनिमल फूड सोर्सेस से जो इन्फेक्शंस चाहे वो लंग इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो या लिवर इन्फेक्शन हो, वो सारे foodborne parasitic infections I could identify और उसमें the emerging finding was that all these infections are based on not only the socio-economic conditions, but they are based on the culinary practices, cultural practices used by the native populations in Northeast India, also overlapping with the neighboring southeastern countries like Thailand, Cambodia, Lagos, Korea, and even Japan. So that work was very satisfying that we could pinpoint the infections which are foodborne and are prevalent in Northeast India. तो उन लोगों को कैसे आपने वहाँ पे जो शिलोंग में लोग थे या जो वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको कैसे आपने ये बताया कि आप इस प्रैक्टिस को ना करके ये करिए, ऐसा भी कुछ बताया? नहीं, मैंने प्रैक्टिस डूज एंड डोंट्स नहीं बताए, हाँ, बट लेकिन ये इंडिकेट हो गया कि किन फूड एनिमल्स की वजह से क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं और much is known about these infections from all these northeastern regions, Southeast Asian countries as well. लेकिन इंडियन सिचुएशन में ये इतना नोन नहीं था, तो दैट इमर्ज्ड एज न्यू फाइंडिंग। जैसे लंग फ्लूक इन्फेक्शन जो उधर काफ़ी कॉमन है और होता है वाया द इन्फेक्शन transmitted through eating raw crabs. Especially Korean or South Asian cuisine में raw foods, fish और crabs, crustaceans, prawns, इन सब का काफ़ी चलन है, लेकिन all these tiny animals, they harbor the infective larval stage of the parasite और वो फिर humans में चले तो they can develop there, larvae can be remain in encysted form in crabs. This I am telling only about the lung fluke infection, which is not uncommon in all these South Asian populations. इससे क्या इफेक्ट होता है लंग में? ये एडल्ट तो बन नहीं सकता इन ह्यूमंस एज सच, तो लाइफ साइकिल वहाँ अरेस्ट हो जाती है, लेकिन
बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से एग्स जो निकलते रहते हैं वो पैरासाइट इवेंचुअली अरेस्ट हो जाता है, से कैल्सिफिकेशन हो गया है। लेकिन जब इन्फेक्शन चल रहा है, लाइव वर्म है, तो उसके सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस जैसे होते हैं और ट्रीटमेंट भी ट्यूबरकुलोसिस जैसे होता था। ओके, हाँ, तो ये जो आपकी पूरी यात्रा रही और इससे जो इसके जो आउटरीच प्रोग्राम था वो तो बहुत ही सार्थक रहा होगा। तो डॉक्टर साहब, आजकल के जो युवक और युवतियां हैं उनको जो भी साइंटिफिक स्टैग्नेशन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये क्या है, सब लोग बहुत क्रिप करते हैं और साथ ही लंबी अवधि के रिसर्च रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ता है। बच्चे डरते हैं साइंस से, आप उनके लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे आउटरीच प्रोग्राम अफेक्टेड पॉपुलेशंस के साथ नहीं थे, लेकिन एज a personal involvement and also academic interest, I used to participate in outreach programs for science promotion in remote areas of Northeast, particularly school children, in those schools which are facility deprived और उनका साइंटिस्ट से एक्सपोजर नहीं होता। दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस कि उन एरियाज़ में स्टूडेंट्स के साथ जाके उनको हेल्थ एंड हाइजीन से एसोसिएटेड इश्यूज बताएं। और आप सही कह रही हैं, साइंस और मैथ्स से बहुत लोग स्पेशली चिल्ड्रन डरते हैं, लेकिन वंस यू डेवलप एन इंटरेस्ट, it is so fascinating. The only thing you need is a commitment, a passion to know, to raise questions and try to find solutions for that. महिलाओं के साथ पारिवारिक दायित्व एक अहम जिम्मेदारी है जी। उसका बखूबी निर्वहन, साथ ही शैक्षणिक कार्य, अपना अनुसंधान और उसके साथ समाज तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इन सब की सफलतापूर्वक संपादन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना एक सामान्यतः एक जिंदगी में संभव नहीं, पर आपने किया। ये कैसे संभव हुआ? ये आप घर में 2-2 पद्मश्री हो, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है मैम। और साथ ही आदमियों के लिए तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, पर आपने किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे? देखिए, जब साइंस कैरियर और टीचिंग प्रोफेशन अपने लाइफ का मिशन समझा था और उसी के लिए काम कर रहे थे, तो आई एग्री, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी एसेंशियल। और मैं कहूँगी कि लकी हूँ बहुत कि मुझे फुल सपोर्ट थी फैमिली की। जब तक मेरा बेटा छोटा था, से क्लास 12 के बाद वो बाहर गया, उसको भेजा पढ़ाई के लिए मेघालय से बाहर। उसके बाद सिर्फ हम 2 लोग थे, तो पूरा कमिटमेंट था फॉर एकेडमिक्स एंड रिसर्च। और नॉर्थ ईस्ट में मैं कहूँगी वर्क एटमॉस्फेयर इज़ सो गुड, you can really work hard and problems are less while culture is strong. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और बेटे के बाहर जाने के बाद तो मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। हम दोनों को एक दूसरे की पूरी सपोर्ट थी और करियर के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बढ़ती जाती है, तो देयर वर नो हर्डल्स। ओके, अच्छा, आखिर में मैम, जो आजकल की करियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आजकल हम लोग सुनते हैं कि लड़कियां भी इम्पेशेंट हो गई हैं, इंटॉलरेंट हो गई हैं, बिकॉज उनके पास भी काम है
और लड़कों के पास भी काम है। तो इसकी वजह से सेपरेशन, डिवोर्स, नहीं तो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कमिटमेंट्स and focus to the life, understanding that, and be ready to go in for some compromise without really thinking of self-focused goals. I think that goes a long way. I don't say that you कंप्लीटली मिटा दो। हाँ, कि बिल्कुल आप सिर्फ अपने ही अपना सोचें और अपने एकेडमिक कैरियर में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई बाधा ना आए। कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन दे डोंट come in way of your dreaming big and achieving those dreams. No. It has to come from within, कि एक दूसरे के लिए आप कितना कर सकते हैं और उसमें खुशी ही मिलती है। मतलब किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम। आज आपने बहुत ही अच्छी, मोटिवेटिंग एंड साइंस से रिलेटेड जितनी बातें बताई वो बहुत लाभदायक रही। हमारे दर्शक और जो सुनने वाले हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for getting me on this podium. थैंक यू। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।